हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सियासी ड्रामे में एक नई किस्त का आगाज हो गया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सियासी ड्रामे में एक नई किस्त का आगाज हो गया है। इस वक्त जबकि बहादुराबाद ग्रुप के बहादुराबाद सेक्शन का जनरल वर्कर्स इजलास केडीए ग्राउंड में जारी है, गुलशन इकबाल में जारी है। वहीं से अब से कुछ देर पहले, सिर्फ 2 या 3 घंटे पहले, फारूक सत्तार साहब ने एक नया पैंतरा फेंका और एमक्यूएम की पतंग में जो पेचा लगा हुआ था उसको निकाल लिया। उन्होंने ऑफर की बहादुराबाद की उस राबिता कमेटी को जिसको उन्होंने कहा तहलील शुदा है, उस तहलील शुदा राब्ता कमेटी को ऑफर पेश की फारूक सत्तार ने कि वो अपने सेनेट के तमाम उम्मीदवारों के नामों से और कागजात से दस्तबरदार होते हैं, राब्ता कमेटी अपनी मर्जी के 4 नाम दे। एक तरफ उन्होंने ये ऑफर, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि 18 फरवरी को पीआईबी ग्रुप का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो बहरहाल होगा। उधर बहादुराबाद ग्रुप ने फारूक सत्तार के इस ऑफर को वेलकम तो किया, लेकिन ये कहा कि वो तहलील शुदा राब्ता कमेटी नहीं है, जबकि फारूक सत्तार हो चुके हैं कन्वीनर की पोस्ट पे से और कन्वीनर अभी भी खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं। अब से कुछ देर पहले जनरल वर्कर्स इजलास से जब खालिद मकबूल सिद्दीकी, बल्कि माफ कीजिएगा आमिर खान खिताब कर रहे थे तो उनका कहना था कि जब एतबार मिलता है तो ही इख्तियार मिलता है, जबकि फारूक सत्तार को कहना था कि वो इख्तियार इज्जत नफ्स चाहते हैं, कमाते हैं, डिमांड नहीं चाहते। तो इस वक्त तक लव हेट रिलेशनशिप एमक्यूएम के दोनों धड़ों के दरमियान बरकरार है। इसकी आगे चल के पोजीशन क्या होगी उस पर बात करने से पहले जरा एक नजर देखिए कि फारूक सत्तार साहब ने आज क्या ऑफर प्लेस की थी और क्या कहा था। टेक अ लिसन। तहलील शुदा राब्ता कमेटी के अरकान जो बहादुराबाद में हैं, उनसे ये कहता हूँ कि वो अपनी मर्जी के 4 नाम मुझे दे दे। मेरी इज्जत नफ्स का मसला है, मैं उसे कमांड करना चाहता हूँ, मैं उसे डिमांड नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ कि शाम तक मैट्रिक बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा कि पप्पू सारे पर्चों में फेल है, तो आज वो रिजल्ट भी आ जाएगा। मेरा दिल दुखा हुआ है, सदमा है, पूरी कौम रो रही है। मुझे लोग मिलते हैं, रोते हुए मिलते हैं, कहते हैं मज़ीयत में हमें निकाले। 18 फरवरी इतवार पीआईबी स्टेडियम, केएमसी स्टेडियम पीआईबी में इंशाअल्लाह ताला जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे और कामयाब, आज भी पतंग पीआईबी वालों की है, एमक्यूएम के कारकुनों की है। जो कामयाब होंगे, जो जीतेंगे, पतंग उन्हीं की होगी इंशाअल्लाह। फारूक सत्तार ने आज क्या क्या बातें की, इसी हवाले से बहादुराबाद ग्रुप यानी कि बी ग्रुप, मुत्तहिदा की बी टीम, उसके एक मरकजी रहनुमा कंवर नवीद जमील साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कंवर नवीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। फारूक सत्तार साहब ने कहा है कि जो आज आपका जनरल वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा है ये मैट्रिक बोर्ड का रिजल्ट है और आपको पप्पू कह के उन्होंने बुलाया है और कहा है कि पप्पू सारे पर्चों में फेल है। अब आप लोग पास होने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे? चीटिंग करेंगे या आप लोग मेरिट पर पास होंगे? देखिए फारूक सत्तार भाई, तो ये कि सभी हम लोग इज़्ज़त करते हैं और फारूक सत्तार भाई तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन रियलिटी तो यही है सत्तार भाई, अब हमारे साबिका कन्वीनियर है वो को ये ऑफ़र की हुई है कि वो आए और आकर दोबारा से एमक्यूएम की सरबराही संभालें और हमारे साथ मिलकर एमक्यूएम के लिए, एमक्यूएम के सरबराह के तौर पर काम करें। और आपने, अगर आपके जो मीडिया के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने देखा होगा कि ये इतना बड़ा वर्कर कन्वेंशन था जो कई सालों से इतना बड़ा जनरल वर्कर इजलास नहीं हुआ। यही एमक्यूएम ने ये साबित किया, एमक्यूएम के कारकुनों ने साबित किया है कि किसी सूरत भी वो चेंज नहीं होंगे, तकसीम नहीं होंगे और हमेशा इंसाफ के साथ, हक के साथ खड़े रहेंगे। फारूक सत्तार इसका मतलब ये है
ठीक है, आपकी भी डिमांड कोई नहीं है, वो भी कहते हैं कि उनकी कोई डिमांड नहीं है, वो सिर्फ कमांड चाहते हैं, यानी कि इख्तियार चाहते हैं, जबकि आमिर खान कहते हैं कि एतबार मिलता है तो ही इख्तियार मिलता है। अच्छा, अब लग ये रहा है कमर भाई कि शायद दोनों तरफ ईगो प्रॉब्लम्स बीच में आ गई हैं, तो कहते हैं एक तरफ के जी फारूक सत्तार कन्वीनर नहीं है, लेकिन वो बहादुराबाद आ जाएं बस तो उसके बाद वो कन्वीनर बन जाएंगे। उधर फारूक भाई कहते हैं कि जी आपकी राब्ता कमेटी तहलील है, लेकिन आमिर खान पीआईबी आ जाएं तो राब्ता कमेटी बहाल हो जाए। तो यानी कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अना का मसला आ गया है, राइट? देखिए गरीदा, हम तो 1 दर्जन मरतबा पीआईबी जा चुके हैं 5 फरवरी से लेकर अब तक, और हम तो बार बार जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमारी तंजीम के आगे, हमारे वोटर के आगे, हमारे सपोर्टर के आगे हमारी अना कुछ भी नहीं है। जब फारूक सत्तार भाई हमें बुलाएंगे हम पीआईबी चले जाएंगे। कल भी हमारी फारूक सत्तार कमर भाई आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। एक मिनट कमर, हाँ कमर भाई आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जब भी बुलाएंगे फारूक भाई हम चले जाएंगे, तो वो बुला रहे हैं आमिर खान को पीआईबी। आमिर खान साहब जाएंगे, आप लोग जाएंगे पीआईबी? देखिए, अभी जब फारूक सत्तार भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस वक्त हम लोग पंडाल में नहीं थे। अगर अब हम उसे देखेंगे और अगर फारूक भाई ने ऐसी कोई ऑफर की है तो हम जाने के लिए कतई तैयार है, हमें जाने पर कोई एतराज नहीं है। जबरदस्त, ये बहुत अच्छी बात आपने की है। इसका मतलब है कि जो फारूक भाई ने आप लोगों को 4 सेनेट के नाम देने की ऑफर की है, वो ऑफर आप कबूल करते हैं, आप पीआईबी जाने के लिए भी तैयार हैं और फारूक सत्तार को वापस सरबराही में लेने को भी तैयार है, राइट? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे मौजूदा कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, उन्होंने खुद ने इतने वर्कर कन्वेंशन में ये कहा है कि हम फारूक सत्तार भाई को वेलकम कहते हैं कि फारूक सत्तार भाई एमक्यूएम के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक हमारा ज़ाब्ता इखलाक है, जिसकी जो पार्टी चलाने के तरीक़ाकार है वो फारूक भाई की सरबराही में राब्ता कमेटी ने बनाया है, और एमक्यूएम की रवायतें हैं के मुताबिक फारूक सत्तार भाई तंजीम चलाते हैं। हमें फारूक भाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोगों ने उनको कन्वीनर से हटा दिया ना। मतलब एक तरफ आप पार्टी आइन की बात करते हैं, फिर आप कहते हैं कि फारूक सत्तार हमारे नागुज़ीर हो गया था, इसलिए कि फारूक सत्तार भाई अब पहली मरतबा जो मैंने सुना, इसलिए कि मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं है, कि उनके रवैये में नरमी आई है और ये खुशाइंदा बात है। वरना आप तो खुद इस बात की गवाह हैं, मीडिया इस बात का गवाह है कि हम 1-1 घंटे 4 डिप्टी कन्वीनर हैं और 30 राब्ता कमेटी के अरकान फारूक सत्तार भाई के घर बैठकर भी आ गए। फारूक सत्तार भाई ने हमसे मुलाकात नहीं की थी। कमर भाई इस वक्त जो फारूक भाई की ऑफर है वो कंडीशनल है। वो कहते हैं कि जी राब्ता कमेटी 4 नाम ले ले, अपनी मर्जी के ले ले, लेकिन 18 फरवरी का जो है इलेक्शन वो भी होगा। तो ये कंडीशनल है उनकी एक तरह से ऑफर। कबूल करते हैं आप लोग? देखिए, एक तो ये कि फारूक सत्तार भाई अभी इलेक्शन करवा नहीं सकते, करवा सकते थे जब वो कन्वीनियर थे ना। उन्होंने इस इलेक्शन का अनाउंसमेंट उस वक्त किया जब वो कन्वीनियर नहीं रहे थे। तो ये कन्वीनियर का प्रोग्रेटिव है, ये कन्वीनियर का अख्तियार है कि वो इलेक्शन करा सकते हैं। लेकिन जिस वक्त ये फारूक सत्तार भाई ने अनाउंस किया था उस वक्त उनके कारकुन थे, तो इस लिहाज से वो ना ये इलेक्शन करवा सकते हैं, ना उनके पास ये मैंडेट है। ठीक है। कमर नबी जमील साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए बात करने के लिए। यहां पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। करेंगे राव अनवर के हवाले से, जो अभी तक खुफिया गुमशुदगी पे है या खुफिया पोशीदगी पे है। नकीब महसूद के कत्ल को 1 महीने से ऊपर हो गया है। 13 जनवरी को कराची में नकीब महसूद को मावराए अदालत कत्ल किया गया था
और को इसका आज खुद नोटिस लेते हुए भी 1 महीना होने वाला है। 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था, 19 फरवरी को 1 महीना मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अभी तक राव अनवर किसी की आ रहा उसकी खुफिया गुमशुदगी या खुफिया पोशीदगी अभी तक एक मुअम्मा बना हुआ है। यहां तक कि कराची में नकीब महसूद के खानदान का, उसके कबीले का जिरगा हुआ, वो भी खत्म हो गया। इस्लामाबाद में महसूद कबाइल का धरना हुआ, जिरगा हुआ, वो भी खत्म हो गया। लेकिन राव अनवर की खुफिया पोशीदगी या खुफिया खत्म होने पे नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने जो असखुद नोटिस केस की समाअत की, पहले प्यार से समझाया, एक जो मशकूक खत मशकूक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ राव अनवर की हिफाजती जमानत की मंजूरी दे दी, बल्कि पुलिस को यहां तक कि उसे गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन लगता ऐसे है कि राव अनवर ना तो सुप्रीम कोर्ट को खातिर में ला रहे हैं, ना उसकी इज्जत करते हैं, ना उन्हें सुप्रीम कोर्ट का कानून का कोई भी डर है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट आज बरहम हो गई। इंतजार किया कि शायद राव अनवर आज भी आ जाए, लेकिन वो आज भी अदालत के सामने पेश नहीं हुआ। उसने कानून के सामने खुद को सरेंडर नहीं किया। अदालत शदीद बरहम हुई। राव अनवर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो चुका है। आईजी पुलिस की अच्छी खासी जो है वो सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट के हाथों। राव अनवर के तमाम तर एसेट्स, उनके तमाम तर असासे फ्रीज करने का हुक्म दे दिया है और साथ ही खुफिया एजेंसियों जिसमें ISI, MI, IB और FIA भी शामिल हैं, तहकीकाती इदारा विफाकी, उन्हें हिदायत दी गई है कि राव अनवर को तलाश करने में मदद की जाए। आखिर ये इतना बड़ा छलावा है कहां और सुप्रीम कोर्ट के पास अब आगे की लीगल ऑप्शन है क्या, इसी पर बात करेंगे। मारूफ समाजी रहनुमा जिब्रान मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान नासिर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। ये राव बाकी उसकी बेखौफी इतनी बढ़ गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट को भी खातिर में नहीं लाता, वो सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं डरता। तौहीन अदालत का नोटिस उसको हो चुका है, हिफाजती जमानत की भी उसने परवाह नहीं की। जिब्रान साहब देखिए, पहले तो पिछली हेयरिंग के ऊपर ट्यूसडे में जो खत लिखा था राव अनवर साहब ने, उसमें उन्होंने इजहार किया था कि मुझे पुलिस पे एतमाद नहीं है, तो एक राह हमवार कर दी सुप्रीम कोर्ट ने कि कह दिया पुलिस को कि उनको गिरफ्तार मत कीजिएगा, बल्कि उनको प्रोटेक्शन दें ताकि वो कोर्ट आके सरेंडर की प्रोटेक्टिव बेल थी। आज ना आके उन्होंने ये मैसेज और पैगाम दिया है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है। मेरे लिए दोनों ही पेशियों में 13 तारीख को, 16 तारीख को, उसमें कुछ अहम अल्फाज जज साहब ने अदा किए थे जो कि मेरे ख्याल में पूरा मक खींच रहा था उस हेयरिंग का। 13 तारीख को जब पूरी रिपोर्ट पढ़ के सुनाई गई अलग अलग इदारों की कि जी क्यों राव अनवर गिरफ्तार नहीं हो सके, तो समराइज करते हुए जो है चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि IG साहब सच बात तो है कि कख भी नहीं हुआ। और आज जब ये सारी बात हो रही थी कि राव अनवर को इतना चांस दिया वो फिर भी नहीं आया, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि राव अनवर हैज मिस्ड द बस। इन दो सिनेरियोज में कि एक तरफ कख भी नहीं हुआ और दूसरी तरफ राव अनवर हैज आल्सो मिस्ड द बस, इन दो सिनेरियोज के पीछे हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं और तमाम हिस्सास इंटेलिजेंस इदारे शामिल हैं जिनको ये जॉइंट टास्क दिया गया है कि राव अनवर को पकड़ा जाए और ढूंढा जाए। और जब ये हकीकत सामने नहीं आ रही कि राव अनवर कहां छुपा बैठा है, तो ऑफकोर्स अफवाहें जन्म ले रही हैं और तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। क्या कोई सियासी जमात पीछे है, क्या कोई इदारे पीछे हैं। के वालिद खड़े हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज खड़े होकर कहते हैं कि मेरा किसी सियासी पार्टी से या किसी स्टेट से या किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं है, तमाम मेरे गम में शरीक है, मैं तमाम का मशकूर हूं। मेरी लड़ाई जो है इंसाफ के लिए राव साथियों के खिलाफ है जिन्होंने नकीबुल्लाह महसूद उनके बेटे को अगवा करके शहीद किया। तो जब इतना एक अच्छा स्टांस लिया हुआ है, पॉजिटिव स्टांस लिया हुआ है, कोर्ट की तरफ रुजू किया हुआ है और बिल्कुल आइन और कानूनी जो है राह हमवार कहते हैं इख्तियार की हुई है तमाम उन लोगों ने, महसूद कबाइल ने, उस जिरगे ने, नकीब के खानदान वालों ने, तो ये बहुत बुरी बात है, ये एक बहुत तशवीश की बात है। माशरे की और हमारी सिक्योरिटी की और लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी अक्कासी कर रहा है। यही नहीं जिब्रान, सिर्फ यही नहीं, नकीब के कत्ल को 1 महीने से ऊपर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट को इसका आज खुद नोटिस लिए हुए 1 महीना होने वाला है। IG के व्हाट्सएप पर तो आता है राव अनवर, लेकिन उनकी पकड़ में नहीं आता। तो असल रीजन क्या इसकी खुफिया गुमशुदगी या खुफिया पोशीदगी के पीछे? देखिए, हमने तो हर पेशी के अंदर दरखास्त की थी सुप्रीम कोर्ट से कि आप तमाम इदारों से इंडिपेंडेंट रिपोर्ट तलब कराएं। शुरू में उन्होंने डायरेक्ट किया था इदारों को कि वो मदद करें पुलिस की, और पुलिस ने फिर अंदर कुछ खत पढ़ के सुनाए थे जिसमें से एक हिसास इदारे MI का खत शामिल नहीं था मेरे ख्याल में, बाकी इदारों के खत शामिल थे। मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह डायरेक्शंस दे दिए तमाम इदारों को कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी सेपरेट रिपोर्ट जमा कराएं, क्योंकि बार बार इस चीज का इजहार किया सिंध पुलिस की जानिब से कि व्हाट्सएप कॉल को ट्रेस करना या उसके ऊपर लोकेशन
स्ट्रैटेजी हमारे पास नहीं है तो किसी इदारे के पास तो होगी। पाकिस्तान जिस तरीके से बहुत सारी स्ट्रेटेजिक वॉर्स में शामिल है, उसका निशाना बना हुआ है, हमारे बॉर्डर्स हसास हैं, हमारे पास मेरा गुमान है कि तमाम टेक्नोलॉजिकल एडवांस टेक्नोलॉजी का इक्विपमेंट भी होना चाहिए, हम ट्रैक भी कर सकते हैं, हमारे यहाँ ड्रोन स्ट्राइक्स होती हैं, हमारे यहाँ क्रॉस बॉर्डर इंटरवेंशन हो जाती हैं, हमें उसका ख्याल रखना पड़ता है, हम तरीके की ऑफकोर्स। तो ऐसा क्या है कि हमारा इतना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का निजाम जिसने हमारी सरहदों को महफूज रखा हुआ है, जिसने हमारे मुल्क को महफूज रखा हुआ है, जहां पे हम बैरूनी ताकतों का कर सकते हैं, वहां एक ऐसा इंसान जो 20-25 साल से हाजिर सर्विस का वो सर्वेलेंस निजाम, वो सिक्योरिटी निजाम उसका ताकुब नहीं कर पा रहा, उसको पकड़ नहीं पा रहा, यहां पे आके नकारा हो गया है। बिल्कुल ठीक है जिब्रान, इसके साथ ये फैक्ट भी इन्वॉल्व है कि इतना अरसा हो गया है राव अनवर को कानून के साथ आंख मचोली हाइड एंड सीक खेलते हुए कि कराची में धरना हुआ महसूद कबाइल का वो भी खत्म, इस्लामाबाद में धरना हुआ महसूद कबाइल का वो भी खत्म हो गया, लेकिन राव अनवर की जो खुफिया गुमशुदगी या खुफिया पोशीदगी है वो खत्म होने में नहीं आ रही। आप चूंकि लॉयर भी हैं बाय प्रोफेशन, तो ये बताइएगा कि अब तौहीन अदालत का नोटिस भी दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जो शख्स कानून को खातिर में नहीं लाता, सुप्रीम कोर्ट से नहीं डरता, सुप्रीम कोर्ट की हिफाजती जमानत तक को खातिर में नहीं लाता, और अगर उसको सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत का नोटिस देती है तो आगे लीगल ऑप्शन क्या होगी? क्योंकि जो शख्स सामने नहीं आ रहा तौहीन अदालत का नोटिस, तो उसको फर्क सामने मौजूद हो, ये तो सामने ही नहीं आ रहा, तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास लीगल ऑप्शन क्या बचती है? देखिए, धरना किसी किस्म का भी खत्म होना माशरे के लिए खुशाइन होता है, जो किसका मतलब है कि वो लोग जो मजलूम है, वो लोग जिनके ग्रीवेंसेस थे, वो फिर एतमाद का इजहार कर रहे हैं हुकूमत के ऊपर और इदारों के ऊपर, जो कि हौसला अफजाई होनी चाहिए थी हुकूमत के इदारों की कि हम कामयाब हो गए कि खुशअसली से कराची का भी और इस्लामाबाद का भी धरना खत्म हुआ, मगर यह एतमाद इसलिए किया गया था कि फिर आप अपना काम पूरा करेंगे, आप उस मुल्जिम को, उस मुजरिम को, उस कातिल को जिस पे संगीन इल्जाम है, जिस पे 1 नहीं 2 इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और साबित कर रही हैं, और जिसका एक माजी है कि 450 के करीब मजलूम लोगों को उसने मारा है, इसी तरह मावरा अदालत कत्ल किया है, जिसकी अलग से इंक्वायरी की डिमांड की जा रही है अलग अलग हल्कों की जानिब से, उसको आप नहीं, तो ऑफकोर्स वो फिर जो एतमाद किया था इसको आप कमजोर कर रहे हैं, आप माशरे में हुकूमत के ऊपर, इदारों के ऊपर एतमाद को कमजोर कर रहे हैं। और जहां तक चीफ जस्टिस साहब क्या कर सकते हैं, देखें ऑफकोर्स अदालत का जो काम है वो बेंच के ऊपर बैठ के, उसकी जो ब्रांच है, वो जो स्टेट की ब्रांच है, वो एग्जीक्यूटिव नहीं है, जुडिशरी है, वो हुक्म सादिर कर सकती है, उसकी तकमील के लिए एक्शन ले सकती है, तामील के लिए एक्शन ले सकती है, मगर ये तो काम एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर जो इदारे सारे आते हैं उनका है कि उन्होंने किसी को करना है, किसका ताकुब करना और कैसे करना है। उस हवाले से जो मदद की जा सकती है कि राह तंग कर दी जाए, जो आज हमारे जो एडवोकेट थे नकीब महसूद खानदान की तरफ से पेश हुए फैसल सिद्दीकी साहब, उन्होंने कुछ सजेशंस पेश किए, जिसमें से एक ये था कि फ्रीज कर दिया जाए राव अनवर के, जिसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को यह हुक्म दिया गया कि आप अकाउंट फ्रीज कर दीजिए, और साथ में यह भी दरखास्त की गई जो हो सकता है अगली पेशी पर उस पर अमल करना पड़े कि चूंकि 74 के करीब विजिट्स बताए जा रहे हैं राव अनवर के दुबई और कराची के बीच में, और मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था। आज एक डॉन अखबार में बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेटिव पीस भी आया है कि नैब की कार्रवाई भी इनके खिलाफ शुरू की जाए। और अगेन एक और बात यहां पे मेंशन कर दूं कि राव अनवर अकेला तो गायब नहीं है, उसके साथ उसको मिला के 15-16 के करीब लोग थे जो नकीब महसूद के कत्ल में मुल्ज़िमान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जिब्रान नासिर, राव अनवर के मामले पे हमसे बात कर रहे थे। प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद तो 2 खबरों पे बात करेंगे। मशाल खान कत्ल केस, 26 मुल्जिमान की बरियत, केपी हुकूमत आखिर अपील में क्यों नहीं जा रही, और कराची में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हक में लगने वाले नए बैनर्स कहां से आए हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब बात करेंगे मशाल खान कत्ल केस के हवाले से। मशाल खान कत्ल केस का इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से फैसला आए 9 रोज हो गए, जिनमें 26 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया था, जो बरी होने के बाद रिहा भी हो गए थे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बावजूद इसके कि उसने फौरी अनाउंस कर दिया था फैसला आने के बाद कि वो फौरी अपील में जाएगी, अब तक 9 दिन गुजरने के बावजूद केपी हुकूमत इन फैसलों के खिलाफ, मशाल खान कत्ल केस के फैसले के खिलाफ अपील में नहीं गई। और जिस तरह उन 26 बरी होने वाले मुल्जिमान जो कि रिहा भी हो गए थे, जिस तरह से उनका अपने इलाकों में, अपने घरों में पहुंचने पर इस्तकबाल किया गया, वो पूरी रियासत के लिए शर्मिंदगी का बाइस था। उधर JUIF के जो डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी थे मर्दान के, मौलाना अमानत शाह, उन्होंने धमकी दी केपी हुकूमत को कि अगर वो इस फैसले के खिलाफ अपील में गई
तो फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दिया जाएगा। और अब तक की मुबैना तौर पे खबर यह है कि केपी हुकूमत ने तमाम नाराज हलकों को एतमाद में लेने के बाद अब अपील में जाने का फैसला किया है और इसी वजह से मशाल खान कत्ल केस की अपील में जाने में ताखिर हुई है। बहरहाल कहानी है क्या, यही जानने के लिए हमने राब्ता किया है। एडवोकेट जनरल हैं खैबर पख्तूनख्वा के लतीफ यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम लतीफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। 9 दिन हो गए हैं मशाल खान कत्ल केस का फैसला आए, जबकि शायद 9 मिनट भी ना हुए हो फैसला आए हुए कि केपी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि वो फौरी अपील में जा रही है, फौरी अपील में, लेकिन अभी तक अपील में गई नहीं। क्या वजह है? देखिए, ये जो मशाल का केस है ये अपनी ही नोयत का एक केस है। इस केस के अंदर में 61 मुल्जिम है और उसमें से 57 के खिलाफ अदालत ने जो है कार्रवाई की। 4 जो है वो मफरूर करार दिए जा चुके हैं और 51 इसके अंदर ने जो है गवाहान अदालत के सामने पेश हुए। इस सारी शहादत के बाद में अदालत ने इस केस में कोई 93 सफ़े का फैसला दिया है और अदालत के फैसले के बाद में जो मेन मुल्जिम है इसमें इमरान, उसको उन्होंने डेथ पेनल्टी दी है और जो है क्या कहते हैं कोई 5 जो है बंदे हैं जिनको उन्होंने उम्र कैद है, 25 इस तरह हैं जिनको उन्होंने 3 साल तक की सजा दी है और 26 को बरी कर दिया गया है। अब हमारे पास अपीलें आ चुकी हुई हैं, इसका बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। हमारी कोशिश ये है कि अगले 2-3 दिनों के अंदर में हम ये अपीलें हाई कोर्ट में फाइल करें और जो अपील हम उन मुल्जिमान के खिलाफ कर रहे हैं जो बरी हो चुके हैं, उसमें अपील के अंदर में हम उनके खिलाफ ये भी लिखें कि कौन कौन सी शहादत थी जो अदालत के फाइल पे मौजूद थी और जो अदालत की या तो नज़र से नहीं गुजरी या उनके नोटिस में नहीं लाई गई, जिसके नतीजे में वो बरी हुए हैं। तो हम वो शहादत को भी हाईलाइट करेंगे और हर मुल्जिम का जो अपना एक रोल था इसमें उसको भी आगे लाने की कोशिश करेंगे ताकि हाई कोर्ट में ये केस जो है अच्छे तरीके से कानून और शहादत के मुताबिक फैसला हो सके। लेकिन लतीफ साहब मशाल की फैमिली तो फौरी अपील में चली गई थी और आपने कहा कि अगले 2-3 दिन में केपी गवर्नमेंट जो है वो अपील में जा रही है। जो 26 बरी हो गए हैं, रिहा भी हो गए हैं, क्या जमानत है कि वो पाकिस्तान में मुल्क में कहीं छुप नहीं जाएंगे या पाकिस्तान से बाहर नहीं चले जाएंगे? तो बहुत ताखीर नहीं कर रही केपी गवर्नमेंट? आपने ये पूछा कि जी इसमें फैसले हुआ कोई 7 दिन से ज्यादा हो गए हैं और हमारी सूबाई हुकूमत ने कहा था कि ये तो हम 2 दिन में अपील कर देंगे। देखिए, ये वो केस है कि जैसे मैंने कहा कि ये अपनी एक नोयत का केस है जिसके अंदर में 61 मुल्जिमान में से 57 के खिलाफ अदालत के सामने 51 गवाह पेश हुए हैं। उनकी शहादत है, रिकॉर्ड है, उस सारों को देखने के लिए भी वक्त चाहिए और हमारी कोशिश ये है कि हाई कोर्ट में जो हम अपीलें करें उसमें किसी किस्म की कमी ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ यूसुफ जई साहब, एडवोकेट जनरल केपी हमसे बात कर रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कि कराची में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हक में नए बैनर्स कहां से लगकर। आज कराची में कुछ नए बैनर्स अचानक से नमूदार हो गए जिन पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तस्वीरें आवेजान थी और उन पर लिखा गया था कि सियासत नहीं इंसाफ, अवामी हुकूक की जंग, साकिब निसार के संग, कौन बदलेगा निजाम, जजेस, पाक फौज, कराची के अवाम। ये बैनर्स कराची में लगना इतने पुरस्कार अंदाज में और अचानक से कोई नई बात नहीं है। इससे पहले जनरल राहील शरीफ के दौर में उनके लिए भी इसी किस्म के बैनर ना सिर्फ कराची में बल्कि इस्लामाबाद में लग चुके हैं और 1 साल भी नहीं हुआ कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उनकी हिमायत में भी इसी तरह से कराची में, इस्लामाबाद में, यहां तक कि लाहौर में भी इस तरह के बैनर्स लग चुके हैं। जो आज बैनर्स लगे हैं वो कोई एक गुमनाम सी, एक बहुत जो अननोन किस्म की तंजीम है
हैं अदलो इंसाफ फोरम, उसने लगाए हैं। आखिर ये फोरम है क्या, ये अचानक से बैनर्स क्यों लग जाते हैं, इनका मकसद क्या होता है, इसी हवाले से बात करेंगे। ये अदलो इंसाफ फोरम के बैरिस्टर फयाज हैं, वो हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर फयाज साहब, ये अचानक बड़े पुरस्कार तरीके से इस किस्म के बैनर्स नमूदार हुए हैं, ये अदलो इंसाफ फोरम है क्या, रजिस्टर्ड कहां है और मकसद क्या है इन बैनर्स का? एक्चुअली सिविल सोसाइटी के लोग जो ये समझते हैं कि मुसलसल जमहूरियत या आमरीत जिनसे मुल्क में कोई खातिर खा तब्दीली नहीं आई है या वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होनी चाहिए थी 70 सालों में नहीं हुई है, तो वो जो शहरियों के पैकेट्स हैं, जब चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो नोटिस लेना शुरू किए और ड्यूरिंग द रिमार्क्स उन्होंने ये कहना शुरू किया कि इंसाफ की रसाई उस वक्त तक मुमकिन नहीं होगी जब तक कि पब्लिक सामने नहीं आएगी, अमलन पार्टिसिपेट नहीं करेगी डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस में। 27 जनवरी को कराची रजिस्ट्री में भी जब वो हेयरिंग कर रहे थे केसेस की, तो उस दौरान भी उन्होंने इस तरह के रिमार्क्स दिए। तो डेफिनेटली उससे एक इंस्पायरेशन लेके मैं खुद बीइंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी, उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया। डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, बाकी लोग हैं जो हम एक दूसरे के जानने वाले थे, इस पैगाम को हमने आपस में कम्युनिकेट किया। तो डेफिनेटली फिर उस जो एक पैगाम है उसके इजहार का एक तरीका यही है। पॉलिटिशियंस या सियासी जमातें जलसे करती हैं, बड़े बड़े इस तरह के सेशंस करती हैं, तो हम जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके लिए बेहतर यही था कि हम अपने पम्फलेट्स बनाएं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, या इसी तरह से पम्फलेट्स एंड जो पैनाफ्लेक्सेस हैं वो आवेज़ा करें ताकि एक अवेयरनेस पैदा हो। और ये चूँकि हम ना तो कोई सियासी लोग हैं, इसलिए जो एक इंस्पिरेशन हमने ली भी, जो चीफ जस्टिस साहब ने जो सो मोटो नोटिस आजकल लिए हुए हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर, तो उससे चूँकि हम ये भी नहीं चाह रहे थे कि हम कोई इस चीज़ को पोलिटिसाइज करें, तो अदल इंसाफ डेफिनेटली फिर सियासत से हट करके, और हमारी सबसे बड़ी आज की ज़रूरत भी यही है, अदल इंसाफ ही है। सोसाइटी में पीस जस्टिस मेंटेन हो जाए तो पीस इटसेल्फ मेंटेन हो जाता है। तो इसी वजह से एक जो नाम था वो हमने इसको चूज़ किया आगाही के लिए, एक मुहिम के लिए, अवेयरनेस के लिए। एज सच अभी तक इसको रजिस्टर भी नहीं किया गया, लेकिन चूंकि मुल्की हालात कुछ ऐसे हैं, बड़े अफसोस की बात तो ये है। आपने कहा कि अदलो इंसाफ फोरम को रजिस्टर्ड फोरम नहीं है, सिर्फ आपने आगाही के लिए यूज किया। सिविल सोसाइटी आपने कहा कि आप लोग हैं, तो सिविल सोसाइटी अगर हैं तो पहले किस इशू पे आप लोगों ने एक्टिविज्म की है, और कुछ अपने बारे में बताएं। आप कराची के हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बैरिस्टर हैं आप, कुछ बताइएगा। जी जी, मैं बताता हूँ। मैं आई बिलोंग टू कराची, बेसिकली आई एम फ्रॉम खैरपुर सिंध। मैंने LLM किया है ह्यूमन राइट्स में, एंड देन आई डिड माय बार एट लॉ। मेरी रिसर्च है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंटल सिस्टम के ऊपर, मेरा ये कोर्स भी था। जॉन लॉक वाज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड दिस डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम इन 1688। टू ट्रिएटाइज हमें लीगल थ्योरी में पढ़ाया जाता है, जिसके तहत ये ट्राइकॉटमिक स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंटल सिस्टम बनाया गया ना, मेरी इसके ऊपर जो पर्सनल रिसर्च है उसके मुताबिक ये सिस्टम इंटायरली फेल्ड है, कोलैप्स्ड है। ये बरतानिया में 1688 में जब पहली पार्लियामेंट वजूद में आई, चलते हुए 50-54 सालों में वो फेल हुई, तो अमेरिकन ने सेम पार्लियामेंट्री सिस्टम अपने पास फॉलो नहीं किया 1754 में, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म लेते हैं। आप कह रहे हैं बैरिस्टर फयाज, आप कह रहे हैं कि आपकी रिसर्च के मुताबिक जो पार्लियामेंट्री सिस्टम पाकिस्तान में है बिल्कुल फेल्ड है। तो ये बताएं कि ये जो सियासत नहीं इंसाफ, ये स्लोगन आपको कहां से मिला, कहां से दिया गया, कैसे आपके जहन में आया? Definitely the state is to be run by the politicians, और पॉलिटिक्स ही एक हमारे पास प्रोसेस है जिससे गवर्नमेंटल सिस्टम तश्कील पा रहा है। और हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि एक आम इस्तेलाह भी इस्तेमाल होती है कि जब आप कोई भी डिबेटेबल टॉपिक लेते हैं या कोई इशू के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं, तो कहा जाता है जी कि इसको सियासी ना बनाएं, या इसको सियासी कर रहे हैं, या इसको सियासी रंग दे रहे हैं। हमने इतना सियासत को अपने ऊपर हावी कर लिया हुआ है, इतना ज़्यादा उसका एक पैरानोया जो है वो हमारे दिमाग में जो है वो बन चुका है, बीइंग सिटीजन ऑफ द स्टेट। तो हम करना चाहते हैं, आप अवामी मुफाद में काम करना चाहते हैं, तो पहले ये बताएं कि इस किस्म के बैनर्स पहले जनरल राहील के लिए लगाए गए थे, फिर जनरल बाजवा के लिए भी लगाए गए, अब चीफ जस्टिस के लिए लगा दिए गए हैं, तो आप नहीं समझते कि ये गैर मुनासिब पैगाम जाते हैं, इस किस्म के इशारे गैर मुनासिब होते हैं, और चीफ जस्टिस के लिए, इस किस्म के ऑनरेबल चीफ जस्टिस के लिए इस तरह के बैनर्स लगाना ये गलत होगा, गैर मुनासिब होगा? देखिए, मैं एक बात बताऊं, मैं फिर वही कहना चाहूँगा,
ये तो आपका प्रोग्राम है, ये तो बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी। दुनिया में एक ही गवर्नमेंटल सिस्टम नहीं है, ये जो हमारे यहाँ है जमहूरियत, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंटल सिस्टम। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ही हमारे पास गलत है। अब वो कोई ये क्लासरूम तो है नहीं कि मैं उस पर लेक्चर देने खड़ा हो जाऊँ। कई सारे गवर्नमेंटल सिस्टम है, ऑटोक्रेसी है, टेक्नोक्रेसी है, बादशाहत है, मोनार्किज्म है। आधी दुनिया में तो आज भी आपने देखा बादशाहतें चल रही हैं। तो हमने अपने ऊपर क्यों सवार कर लिया है कि सिर्फ बाय वे ऑफ द पॉलिटिक्स ही हमारे पास कोई गवर्नमेंटल सिस्टम तश्कील पा सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां तक राहिल शरीफ की बात थी, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि वो लोग जो ये बिलीव करते हैं सोसाइटी के अंदर लोगों के थॉट वाइज पैकेट्स होते हैं। लेट्स सपोज जिस पैकेट से मैं बिलोंग करता हूं उसके नज़दीक डेमोक्रेसी एक अच्छा गवर्नमेंटल सिस्टम नहीं है, कोई और होना चाहिए। ऑटोक्रेसी होनी चाहिए, टेक्नोक्रेसी होनी चाहिए। आप किंगडम को ही ले लें, ब्रुनाई जैसे छोटा सा इतना सारा एक कंट्री है, वो भी हमसे पता नहीं कितना ज़्यादा रिच और फर्टाइल है, तो हमारे साथ ऐसा हाशर क्यों है? तो हम इस चीज़ से कतई एग्री नहीं करते कि आपने जो गवर्नमेंटल सिस्टम इम्पोज कर दिया है, नाफिज कर दिया है, मनो वन उसी को ही लेके चलना है। नहीं, तब्दीली के लिए कोशिश करनी चाहिए। राहिल शरीफ ने काम अच्छे किए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उन्होंने एक इंटरफेरेंस की, टेररिज्म के अगेंस्ट उन्होंने काम किया, पीस मेंटेन किया। जो काम सिविल गवर्नमेंट को करना चाहिए था वो नहीं कर रही थी। तो लोगों के अंदर एक आस जाएगी कि क्यों ना परमानेंट कोई सोल्यूशन इसी तरह का लाया जाए, और लोग मसीहा समझने लगते हैं हर उस शख्स को जो हमारे लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी जब 100 मोटर्सेज लेना शुरू किए तो आपने देखा कि पब्लिक ने किस तरह से उनको रिस्पांस किया, और उसी रिस्पांस के नतीजे में पाकिस्तान पे बार बार रूल करने वाली फौज को डिफीट, अ जनरल वाज डिफीटेड बाय द पीपल हु आर वेयरिंग द ब्लैक कोट, अनआर्म्ड पीपल। तो ये वही सोच है एक्चुअली। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर फैयाज कह रहे थे कि जी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, ऑटोक्रेसी हो, टेक्नोक्रेसी हो, किंगडम हो, डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने चीफ जस्टिस वाले बैनर्स कराची में लगाए हैं। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।